हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे 6 अगस्त और जो 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा जो हमला किया गया था, जो परमाणु बमों द्वारा हमला किया था, उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि आज 9 अगस्त है तो आज के दिन नागासाकी पर हमला किया गया था और 6 अगस्त को किया गया था हिरोशिमा पर। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसमें जान लेते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, कब क्या हुआ था। तो दुनिया के इतिहास में पहली और आखिरी बार परमाणु बमों का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था। क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, हम सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। और और तो अमेरिका में जापान के दो शहर में से हिरोशिमा पर और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को हमला किया था। 6 अगस्त सन 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था और इसके जस्ट 3 दिन बाद ही जापान के ही नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। दोनों शहर जो थे वो पूरी तरह तबाह हो गए थे और लगभग और लगभग 1.5 लाख, एक मिनट गाइस, और लगभग 1.5 लाख जो आबादी थी, 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत पल भर में हो गई थी। और जो बच गए थे उनमें से वो अपंगता के शिकार हो गए थे, यानी कुछ लूले लंगड़े बहरे, और कुछ लोग उस रोग से पीड़ित हो गए थे। दूर दूर तक के इलाकों में घंटों काली बारिश होती रही और रेडियो एक्टिव विकिरण, जो उनमें से, चूंकि हम सभी जानते हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं उनमें से रेडियो एक्टिव जो खतरनाक जो एक पदार्थ होता है या जो एक विकिरण होती है वो निकलती है। तो रेडियो एक्टिव विकिरण ने जिंदा दिली से भरे इन दोनों शहरों में कहर बरपा दिया और चारों तरफ मौत का मंजर पसरा था। इसके आगे अब हम जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ था 6 और 9 अगस्त को। उस दिन मतलब कैसे क्या हुआ था। तो अब हम इसके बारे में जानें कि 1939 में शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध। हम सभी जानते हैं कि सन 1939 में ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था और युद्ध था वो निर्णायक की स्थिति की ओर ही था। और लेकिन जापान के हमले जो थे वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में अमेरिका ने वो कदम उठाया जिसका ना तो दुनिया में किसी को इल्म था और ना ही भविष्य में कोई भी इस मंजर को देखना चाहेगा। 6 अगस्त 1945 को सुबह करीब 8 बजे का समय था। सुबह 8 बजे की बात थी कि करीब 4 लाख की आबादी, मतलब जो हिरोशिमा थी उसकी लगभग उस समय 4 लाख की आबादी वाला वो शहर था। 4 लाख की आबादी वाले इस शहर के ऊपर एक आसमान में एक अमेरिकी B-29 फाइटर प्लेन, जिस फाइटर प्लेन से जो बम गिराया गया था उसका नाम था B-29 फाइटर प्लेन दिखाई पड़ा। ये लड़ाकू विमान फिलीपींस के तिनियान द्वीप से उड़ा था और 6 घंटे बाद हिरोशिमा पहुंचा। और जब ये हिरोशिमा के ऊपर करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर था तब इसमें बैठे मेजर टॉमस फेरेबी ने अपने सामने लाल बटन को दबा दिया। बटन दबा और बम जमीन की ओर चल पड़ा। 43 सेकंड बाद ही जमीन से करीब 585 मीटर की ऊंचाई पर बम फटा। यानी कि जब हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो जमीन से लगभग 585 मीटर की ऊंचाई पर बम फटता है। लगभग 64 जो यूरेनियम था, 64 यूरेनियम के बने इस बम का नाम था लिटिल बॉय। हम सभी जानते हैं कि जो यूरेनियम तत्व होता है बहुत ही खतरनाक होता है और उससे मतलब 64 किलो यूरेनियम से ये बम बनाया गया था और इसका जो नाम था वो था लिटिल बॉय। जो हिरोशिमा पर बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय। हिरोशिमा के सबसे व्यस्त पुल IOE
के ठीक ऊपर इसे फटना था, लेकिन तेज़ हवाओं के झोंके ने इसे टारगेट से 240 मीटर भटका दिया और बम फटा एक अस्पताल के ऊपर। तो हम सभी समझ ही सकते हैं कि जब बम अस्पताल के ऊपर फटा होगा तो उस समय का जो मंजर था, उस समय की जो स्थिति थी, वो कितनी ही गंभीर रही होगी। ये हमला इतना ज़बरदस्त था कि कुछ ही पल में लगभग 80,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। लगभग लाखों, करीब लाखों लोगों की मौत हुई थी इस धमाके से। बम धमाकों में इतनी गर्मी थी कि सीधे लोग जल गए। अब हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो बम थे वो इतनी गर्मी पैदा करने वाले थे कि उससे लोग सीधे जल गए। मतलब जैसे जैसे आग से जलने के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है, वही स्थिति उत्पन्न हुई इन बम के गिरने के कारण या इन बम के फटने के कारण। 1 मिनट के भीतर हिरोशिमा शहर का लगभग 80% हिस्सा जो था वो राख हो चुका था। शहर में सेना का मुख्यालय तक नहीं बचा था, क्योंकि शहर में जो सेना का मुख्यालय था वो भी था और उसमें लगभग 20,000 सैनिक थे, तो वो सभी मारे गए थे। इसमें तबाही यही नहीं थमी, इसके बाद हजारों लोग थे जो परमाणु विकिरण से जुड़ी बीमारियों के चलते मारे गए। अब इसमें जो लोग बच गए थे वो भी मतलब उनको भी कई गंभीर बीमारियां उनको हुई। परमाणु विकिरण से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं वो हुई उनको। और एक अध्ययन से हमें ये भी पता चलता है कि बम गिरने की वजह से 29 किलोमीटर, लगभग 29 किलोमीटर क्षेत्र में काली बारिश हुई थी। काली बारिश क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ जो बम धमाकों से जो उत्पन्न जो प्रदूषण था या फिर जो काले कलर की जो वायु रहती है वो पूरे बादलों में बिछ गई थी, तो उसी को काली बारिश हुई, जिससे मौतें और बढ़ी। और इस काली बारिश ने अपने संपर्क में आने वाली सभी चीज़ों को दूषित कर दिया। हिरोशिमा शहर में हुए परमाणु बम हमले से जापान उभरा भी नहीं था कि इसके जस्ट 3 दिन बाद ही, यानी कि 9 अगस्त, चूंकि आज 9 अगस्त है तो आज ही के दिन 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिरता है। और ये जो बम था वह हिरोशिमा से भी ज़्यादा शक्तिशाली था, जो नागासाकी पर गिराया गया था इस हमले में भी। और ये जो 9 अगस्त वाला ये जो हमला था वो लगभग 11 बजे किया गया था, सुबह के 11 बजे। और इस हमले में 40,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। और विस्फोट के बाद परमाणु विकिरण के संपर्क में आने के बाद और विस्फोटों के बाद हुई काली बारिश से भी दोनों शहरों में हजारों मौत हुई थी। लगभग माना जाता है कि करीब करीब 1 लाख, 1 से 2 लाख से 3 लाख के बीच में दोनों शहरों में मौत हुई थी इस परमाणु हमले के बाद। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि कितना खतरनाक था बम। अब हम इस बम की जो परमाणु बम था इसका बारे में जानेंगे कि ये कितना डेंजरस था, कितना खतरनाक था। तो जो हिरोशिमा पर जो गिराया गया बम था उसका नाम था, हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय, ठीक है। और यह करीब 4,000 किलो वजन था इसका। 4,000 किलो इसका वजन था इसका 4,000 किलो। और इसमें लगभग 64-65 किलो का जो था इसमें यूरेनियम था। यूरेनियम बहुत ही खतरनाक तत्व होता है। इसमें 64 किलो था और 10 फीट ये लंबा था। 10 फीट ये लंबा था। नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, ये तो हमने बात की हिरोशिमा पर। और जो नागासाकी पर गिराया गया था बम, नागासाकी पर जो बम गिराया था उसका नाम था फैट मैन। और दूसरी बार जब परमाणु बम गिराया गया यानी कि नागासाकी पर, तो इसका वजन था 45 किलो था और ये 11.5 फीट लंबा था। 11.5 फीट ये लंबा था। और इस बम में लगभग 65 किलो यूरेनियम था। प्लूटोनियम था, सॉरी, 65 किलो यूरेनियम था। इसमें 6.4 किलो जो था वो प्लूटोनियम था। प्लूटोनियम होता है वो यूरेनियम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। और हम ये भी एक चीज़ थी इसमें कि जो हिरोशिमा शहर था वह जापान का उस समय का सातवां सबसे बड़ा शहर हुआ करता था उस समय, हिरोशिमा।
और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम हमले को 1941 में हुए 1941 में हुए अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर किए गए जापानी सेना के हमले का बदला माना गया। क्योंकि कुछ इतिहासकार ने, कुछ रिपोर्ट्स जो पत्रकार थे उनका मानना था कि जो हिरोशिमा पर हमला हुआ था वो एक बदला था, और वो बदला था जब 1941 में जापान ने अमेरिका के एक नौसैनिक बेस था पर्ल हार्बर, अमेरिका के नौसेना बेस्ड पर्ल हार्बर पर हमला किया था। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये उसी हमले का बदला था। अमेरिका को उम्मीद थी कि परमाणु हमले के बाद जापान सरेंडर कर देगा। नागासाकी पर हमले के 6 दिन बाद ही जापान ने बिना किसी शर्त के समर्पण करने की घोषणा भी कर दी, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध भी था वह आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। कहते हैं कि अमेरिका ने आज तक बम गिराने वाले फैसले को लेकर माफ़ी नहीं मांगी है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने हमले के 71 साल बाद हिरोशिमा की यात्रा की थी। जापान ने हर साल 9 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि परमाणु हमले ने कई पीढ़ियों को तबाह कर दिया था। तो इधर मनाते हैं ब्लैक डे। जब गर्मी में पारा 50 के पार ही पहुंच जाता है, मतलब जब गर्मियां होती हैं तो हम 50 के पार पारा पहुंच जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। कई लोगों की इसमें जान भी चली जाती है। अभी यूरोप के कई देशों में 40 से 45 डिग्री के टेम्परेचर में ही हाल ख़राब हो जाते हैं। सोचिए कि जब आपके आसपास का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस रहा होगा तो क्या होगा। हिरोशिमा पर जब परमाणु बम गिराया गया था तो 4000 डिग्री सेल्सियस के बराबर गर्मी पैदा हुई, जिसने पूरे शहर को पल भर में तबाह कर दिया। अब हम सोच सकते हैं कि 45 डिग्री टेम्परेचर में ही हमारा क्या हाल हो जाता है। सोचिए कि यदि हमारे आसपास 4000 डिग्री का तापमान हमें मिले तो हमारा क्या होगा। तो वही हालत थी उस समय हिरोशिमा और नागासाकी की। अब हम जानेंगे कि इन दोनों शहरों को ही अमेरिका ने क्यों चुना। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि जो अमेरिका था उसने जापान के सिर्फ इन दोनों शहरों को ही टारगेट किया। तो अमेरिका ने बम गिराने के पहले जापान के कई शहरों पर रिसर्च किया था। अमेरिका ने 2 बड़े शहर नागासाकी और हिरोशिमा का चयन किया। आपको बता दें कि जापान इन दोनों शहरों में सैन्य से जुड़े सामानों का भी प्रोडक्शन करता था, और ये दोनों शहर जापान की संस्कृति का भी एक अहम हिस्सा थे। अमेरिका ने बम गिराने से पहले कोई चेतावनी नहीं दिया था। इस बड़ी सी आबादी वाले शहर को चेतावनी देने के लिए सोचता तो वह उसे अपने पायलट को खतरे में डालना पड़ता। जापान को भनक लग जाता और उसके जहाज को मार देता, गिराता। ऐसे में अमेरिका ने 6 अगस्त को इन दोनों शहरों पर बम गिरा दिए। तो ये एक कारण था, और भी जो कई इतिहासकार हैं या कई पत्रकार हैं वो अन्य कारण भी इसका बताते हैं। अब हम जानते हैं कि आज का हिरोशिमा कैसा है। आज का जो हिरोशिमा है वह कैसा है, और आज का नागासाकी है वो कैसा है। परमाणु हमले से तबाह हुआ हिरोशिमा शहर जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु द्वीप में स्थित है। जो हिरोशिमा शहर है वो एक द्वीप में स्थित है जिसका नाम है होन्शु द्वीप। तबाही के बाद दोबारा इस शहर को बसाने में काफ़ी जापान ने मेहनत की, और एक अच्छा खासा विस्तारित शहर यहाँ की करीब, ये से आप देख सकते हैं, करीब 12 लाख की आबादी वाला अब ये शहर बन चुका है। ये वर्तमान का हिरोशिमा है। नेक्स्ट है वर्तमान का नागासाकी कैसा है। तो जापान जो नागासाकी है वह जापान की दक्षिण पश्चिमी क्यूशू द्वीप पर स्थित है। ये जो है वह क्यूशू द्वीप पर स्थित है। द्वीप में समुद्र के किनारे स्थित एक शहर है। यहाँ आप ये समुद्र देख ही सकते हैं, ठीक है। यह शहर 405.9, जो नागासाकी है वह 405.9 स्क्वायर किलोमीटर में ही ये विस्तृत है, इलाके में ये फैला हुआ है। यहाँ की आबादी लगभग 4,07,000 के करीब है। यहाँ की आबादी जो है वो 4,07,000 के करीब है। और होशिमा द्वीप, पीस पार्क, एटॉमिक बम मेमोरियल यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट केंद्र। तो ये है वर्तमान का नागासाकी शहर। अब हम ये देखेंगे
अंत में इस वीडियो में अब हम ये देखेंगे कि इस घटना से दुनिया क्या सबक ले सकती है। तो इसमें हम ये भी जानेंगे कि जो हमला हुआ था उससे न केवल जापान को बल्कि अमेरिका को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो और अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमला करता है और जिस पर हमला होता है इसमें नुकसान दोनों का ही होता है, और इसका जो असर होता है वह दोनों देशों पर पड़ता है और पूरी दुनिया पर हमें देखने को मिलता है। परमाणु बम हमले की मार झेल चुका जापान आज अपनी तकनीक और मेहनत की बदौलत दुनिया के सबसे विकसित देशों में है। हम सभी जानते हैं कि जापान की जो टेक्निक है और जो उसकी मेहनत है वो हम सबसे छुपी नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा साफ है कि वह देश में परमाणु हथियारों का स्वामित्व, उत्पादन या अनुमति नहीं देगा। जापान जो देश है वो अपने देशों में परमाणु हथियारों का ना ही उत्पादन करता है और ना ही उसकी अनुमति देता है परमाणु जो हथियार उसको विकसित करने की। परमाणु तकनीक को वह केवल शांतिपूर्ण तरीके से ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल का समर्थन करता है। हालांकि दुनिया की आज की तस्वीर जापान जैसी नहीं है। दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस तो तेज़ होती जा रही है। जापान ने ये कदम उठाया, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में कई देशों में परमाणु हथियार तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई परमाणु बम हथियार नहीं हुआ है इस 6/1945 की घटना के बाद। दुनिया के परमाणु हथियारों पर नज़र रखने वाली संस्था सिपरी, ये जो एक संस्था है सिपरी, यह दुनिया में के परमाणु हथियारों पर नज़र रखने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। के अनुसार यानी सिपरी के अनुसार वैश्विक रूप से परमाणु हथियारों की संख्या पिछले साल से और अधिक बढ़ गई है। साल 2020 में 3,720 परमाणु हथियार परमाणु बम थे दुनिया भर में तैनात थे। यानी कि साल 2020 में 3720 जो परमाणु बम थे वो दुनिया भर में तैनात थे। वहीं साल 2021 में यही आंकड़ा पहुंच जाता है 3,825 पर। यानी कि साल 2021 में 3825 परमाणु हथियार दुनिया भर में तैनात है। वहीं साल 2000 मतलब परमाणु हथियार कभी भी हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हालत में खड़े, यानी कि इतने बम जो है वो तैयार हैं। सिपरी के अनुसार 9 परमाणु सशस्त्र देश इस रेस को बढ़ा रहे हैं, जैसे जिसमें शामिल है अमेरिका। उन 9 देशों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, भारत भी इसमें शामिल है। भारत, इज़राइल और उत्तर कोरिया, ये जो देश हैं वो परमाणु सशस्त्र देश हैं जहां ये हथियार तैयार किए जा रहे हैं कंटिन्यू। और रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में इन देशों के पास कुल, यानी इन 9 देशों के पास कुल 13,080 परमाणु बम है, जबकि साल 2020 में यह आंकड़ा 13,400 था। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने देखे जापान के हमले के बारे में। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें एवं वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।